साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फुल लेट टेस्ट देखेंगे 12वां, जो कि एक खतरगी बीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरियल क्वेश्चन बुकलेट का। तो आइए हम लोग 12 सेट नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है, तो किसके आधारित है? तो अधिकेंद्रीय बल पर आधारित है। ठीक है। बल एक सदिश राशि है जिसमें क्या क्या होते हैं? तो परिमाण व दिशा। जैसे सदिश की बात किया जाता है तो इसमें दो चीज होता है, एक परिमाण भी होता है और एक दिशा भी होता है, तब ये सदिश कहलाता है। और अदिश की बात करें तो उसमें सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, सिर्फ परिमाण होता है। यदि एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्योंकि वे समान दूरी पे जाके रुक जाएंगे। चौथा का देखिए, यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार प्रभावित होगा? तब वो होगा अप्रभावित ही रहेगा। क्या होगा? अप्रभावित रहेगा। यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार प्रभावित होगा? तो वो अप्रभावित ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से बताइए कौन सही है? तो ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है। बाकी कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल पर सेकंड होता है, ये गलत है। सिर्फ जूल होता है। और जूल पर सेकंड की बात करें, इसी को वाट कहा जाता है। और वाट या जूल पर सेकंड का जो किसका यूनिट होता है? तो वो होता है पावर। पावर का मतलब शक्ति का। दूसरा कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक जूल होता है। नहीं, ये उल्टा होता है। अभी अभी मैंने बताया कि शक्ति का क्या होता है? वाट। ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि शक्ति का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, शक्ति का मान जो है समय पर निर्भर करता है। 6 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है आप लोग को कि सही कथन कौन सा नहीं है। तो इनमें से देखिए, कोई भी जो है इसमें से इनमें से कोई नहीं, माने सब के सब क्या है? सही है। कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो ये भी बात सही है कि परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। और झींगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक I13 का प्रयोग होता है, तो ये भी बात सही है कि झींगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक 131 का प्रयोग होता है। हिग्स बोसॉन की संज्ञा दी जाती है, तो हिग्स बोसॉन की संज्ञा दी जाती है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय फील्ड के बारे में सही है? तो देखिए कौन सा सही है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल, और इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला, या इसी को वेबर भी कहा जाता है, वेबर वर्ग मीटर। तो अगर टेस्ला का मतलब पूछे तो वेबर पर मीटर होता है, पर वर्ग मीटर होता है। और अगर इसका कोई पूछ दे कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा भी बताओ तो MLT-2 और A-1 बता दीजिएगा। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, तो हाँ बोलिए कि हाँ, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य आंतरिक यांत्रिक तरंग है। दूसरा पूछे कि ध्वनि तरंगों के संचलन के लिए माध्यम आवश्यक होता है, हाँ बोलिए कि ध्वनि तरंगों के संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं हो सकती, ये भी बात सही है। इसी वजह से अंतरिक्ष में हम लोग एक दूसरे को बिना बात किए रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद, यहाँ लिखा हुआ है कर सकते हैं, नहीं, संवाद नहीं कर सकते हैं बिना यंत्र के। तो इस तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तब वो है लैंथेनाइड, छठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। लैंथेनाइड छठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। 11 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो वो सही कथन क्या हो जाएगा कि सही कथन कोई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं सही कथन है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना अवकरण कहलाता है। नहीं, तो ये क्या कहलाता है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना, धन आवेश का बढ़ना क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग भी, ये ऑक्सीडेशन यानी कि क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। और विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना ऑक्सीकरण नहीं बल्कि अवकरण या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अवकरण या रिडक्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताने कह रहा है। तो देखिए, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इसमें जो होगा, हाँ, एल्यूमिनियम का अयस्क पूछ रहा है। तो एक तो बॉक्साइट होता है और दूसरा आपको याद करवाए होंगे फेल्सपार। तो आप याद रखिए कि फेल्सपार और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। थोरियम का पिंच ब्लेड नहीं बल्कि मोनाजाइट है। थोरियम का क्या है, तो मोनाजाइट याद रखिएगा, थोरियम मोनाजाइट। और आयरन का जो है याद रखिएगा हेमेटाइट और सीडेराइट। क्या याद रखिएगा, हेमेटाइट और सीडेराइट। मरकरी का कोई पूछे तो सिनेबार, मरकरी सिनेबार, आयरन हेमेटाइट सीडेराइट और थोरियम का मोनाजाइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और फेल्सपार। यही बात करें यूरेनियम का, तो एक इंपॉर्टेंट है यूरेनियम जो कि भी पूछा जाता है बार बार। यूरेनियम का जो हो जाएगा कार्नेट टाइट हो जाएगा, कार्नेट टाइट हो जाएगा और ये वाला पिंच ब्लेंड हो जाएगा, पिच ब्लेंड हो जाएगा, पिच ब्लेंड हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है, तो ये सही है। कह रहा है कि लिथियम सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम सबसे हल्की धातु। तो ये उल्टा कह रहा है, कह रहा है लिथियम जो होगा सबसे हल्का धातु होगा और वही ऑस्मियम ये सबसे भारी धातु हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि हल्का धातु लिथियम और भारी धातु ऑस्मियम। आतिशबाजी में सोडियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। तो आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण गहरा रंग उत्पन्न होता है, गहरा हरा रंग उत्पन्न होता है, गहरा हरा रंग। तो आतिशबाजी में सोडियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग नहीं होता है बल्कि बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। बारूद सोडियम आयरन पोटेशियम का मिश्रण होता है। तो बारूद जो होता है, बारूद किसका किसका मिश्रण होता है, गंधक यानी सल्फर का मिक्सर होता है और चारकोल का होता है, चारकोल का होता है और किसका होता है, तो साल्ट पीटर का, साल्ट पीटर का। और साल्ट पीटर को ही कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर को ही क्या कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। तो 13 नंबर तक का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला नंबर, 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक रूप है, तो वो किसका है, तो वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ये CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन यही CaSO4 और 2H2O हो जाए तो ये कहलाएगा जिप्सम। ये क्या कहलाएगा, जिप्सम कहलाएगा। ठीक है, अगला, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक के से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु क्रमांक 2 घटता है, द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। ठीक है, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो वो होता है परमाणु क्रमांक 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटती है। गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, तब वो होता है लोहे को
ऑक्सीकरण तथा जंग लगने में सुरक्षा प्रदान करना तथा जंग लगने में सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है? नया पदार्थ बनना, पदार्थ की संरचना में परिवर्तन, ऊर्जा का अवशोषण, ये सारा का सारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि यह जल में अत्यधिक विलय होता है, यही गलत है क्योंकि ये जल में अत्यधिक विलय नहीं होता है। और बाकी सही है कि यह गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है, इसलिए इस गैस के बारे में किसी को जानकारी मिलता नहीं है कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो शरीर के अंदर जाने से शरीर हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। यह वायु में कार्बन की अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनती है। मतलब कहने का मतलब जो ईंधन पूर्ण तरीके से नहीं दहन होता है उसी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक दृढ़ता से बनती है। मतलब एक्चुअली जब ब्लड में जाता है तो वहाँ हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को एक्चुअली में अटैच होना चाहिए था O2 को बढ़िया से, लेकिन जितना ताकत है O2 को हीमोग्लोबिन में अटैच होने के लिए उससे भी 300 गुना ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच होने का। माने कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अच्छे ढंग से अटैच होता है, तो O2 अटैच हो नहीं पाता और इसी वजह से ले जाना चाहिए था हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन शरीर के सारे भागों में, तो पहुंचा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप समझ ही सकते हैं इसके बाद क्या होता है। निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त की उप प्रकार नहीं है? तब वो कौन नहीं है? तो एरिथ्रोसाइट। कौन नहीं है? तो एरिथ्रोसाइट। देखिए कोई पूछे WBC यानी श्वेत रक्त का उप प्रकार तो बताइएगा कि लिम्फोसाइट भी होता है। क्या क्या होता है? लिम्फोसाइट, और ये अभी मैंने एरिथ्रोसाइट बता ही दिया। फिर एक होता है मोनोसाइट भी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल भी होता है, न्यूट्रोफिल भी होता है और एक और होता है बेसोफिल। क्या होता है? बेसोफिल भी होता है। तो ये है, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट में क्या होता है? इसमें आरबीसी ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। एरिथ्रोसाइट में आरबीसी ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ये उपकरण नहीं है, ये क्या है? तो आरबीसी का है, ठीक है। सॉरी, एरिथ्रोसाइट तो WBC का नहीं है, बाकी ये लसिका कोशिका, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोजाइट ये सब है और एरिथ्रोसाइट RBC का है, समझिए। 20 नंबर का देखिए, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता है, तो ये भी बात सही है। बड़ी आंत कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करता है। कथन देखिए और कारण देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 का कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन होता है जो जल के अणुओं से प्राप्त होती है। कारण भी इसका सही कह रहा है क्योंकि CO2 का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचय होता है ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। ब्रीक यानी कि किडनी निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है? तो बताइए कि कौन से कार्य करता है? तो केवल अधिशेष अमीनो एसिड को बाहर निकालना। सॉरी, ऊपर वाला भी फिर से चलते हैं, ये वाला दोनों गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है, ये सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये वाला गलत है क्योंकि CO2 ग्लूकोज या अन्य शर्करा बनाने में होता है, ऑक्सीजन के उत्सर्जन में नहीं। ऑक्सीजन केवल जल के विघटन से ही निकलती है। जब जल का विघटन होगा तभी ऑक्सीजन निकलेगा। किडनी के बारे में बताइए। तो ये किडनी का काम है जल, लवण, पीएच तथा विशेष पोषक तत्वों का नियमन व अपशिष्ट निष्कासन। ब्रीक क्या करता है? तो जल, लवण, पीएच और अधिशेष पोषक तत्वों का नियमन व अपशिष्ट निष्कासन करता है। इंसुलिन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लैंगरहेंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है।
यह लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये इंसुलिन है। स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिका को विभाजित होकर समान संतति कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं स्वनवीकरण। क्या कहते हैं? स्वनवीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला, मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होता है? तिल्ली और आरबीसी। दूसरा कह रहा है कि मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का जो परजीवी होता है वो एंट अमीबी हिस्टोलिका होता है, जो कि गलत है। बल्कि परजीवी की बात करें तो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का परजीवी कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। और मलेरिया का वाहक एक मच्छर सीसी मक्खी होती है, तो ये गलत है। मादा एनफ्लीज होती है, मादा एनफ्लीज होती है, मादा एनफ्लीज होती है। ठीक है। और मलेरिया से ठंड के साथ बुखार लगता है, तो ये बात भी क्या है? सही है। लेकिन ये दोनों सही नहीं है। ठीक है। कुछ बीमारी से रिलेटेड आपको बता देते हैं। देखिए, मलेरिया एक बीमारी हुआ, तो मलेरिया से आपको कितनी पॉइंट याद रखना है? 4 पॉइंट। कि मलेरिया का से प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी हुआ। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन हुआ? तिल्ली और आरबीसी। मलेरिया में जो परजीवी होगा वो क्या होगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के लिए परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया का वाहक मच्छर जो होगा उसका नाम है मादा इन्फ्लुएंजा, मादा इन्फ्लीज, मादा इन्फ्लीज। और मलेरिया से क्या होता है? तो ठंड के साथ बुखार लगता है। ऐसे ही एक बीमारी है पायरिया। कौन सा बीमारी है? पायरिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रभावित अंग जो होता है मसूड़ा होता है। पायरिया में प्रभावित अंग मसूड़ा होता है। और इसका जो परजीवी होगा वो होगा एंट अमीबा। क्या होगा? एंट अमीबा। जिंजी बेलिस होगा। क्या होगा? जिंजी बेलिस होगा, जिंजी बेलिस होगा। और इसमें होगा क्या कि मसूड़ों से रक्त निकलता है। एक बीमारी है सोने का बीमारी। कौन सा बीमारी है? सोने का बीमारी। सोने की बीमारी में जो जहाँ पे अटैक होता है वो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क पे अटैक होता है सोने की बीमारी में। और ये जिसमें जो परजीवी होता है वो होता है ट्रिपैनोसोमा। परजीवी क्या होता है? तो ट्रिपैनोसोमा। और इसमें वाहक की बात करें तो वाहक भी इसमें होता है सीसी मक्खी। क्या होता है? सीसी मक्खी। और इसमें बहुत नींद के साथ बुखार भी आता है। ऐसे ही एक बीमारी का नाम है पेचिस। और पेचिस में का जो प्रभावित अंग है वो है आंत। आंत इससे प्रभावित अंग होता है। और इसका जो परजीवी है वो है एंटी अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। और इसमें क्या होता है कि श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है। और एक बीमारी है कालाजार। कालाजार, इस बीमारी में क्या होता है कि अस्थि मज्जा पर प्रभाव पड़ता है, अस्थि मज्जा पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें लिसमैनिया, कौन सा परजीवी है? तो लिसमेनिया, लिसमेनिया और डोनोवानी। क्या नाम है? लिसमेनिया डोनोवानी, ये इसका परजीवी है। और बालू मक्खी इसका वाहक है, बालू मक्खी इसका वाहक है। और इसमें तेज बुखार होता है। 26, इंडस टू किस प्रकार की सुविधा है? तो वो है सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत। इंड्यूस टू किस प्रकार की सुविधा है? तो एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 28 नंबर में कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? तब वो क्या है विशेषता? तब वो है यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटर में
जो क्यूबिट होता है वो 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाने वाली यूनिट होता है। बायोफोर्टिफिकेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसलों में पोषक तत्व बढ़ाना, फसलों में पोषक तत्व बढ़ाना। मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बगौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सही कथन यही है कि मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बगौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये राखी गढ़ ही नहीं है बल्कि ऐसा बात धौलावीरा से संबंधित है। तो 2 पॉइंट याद हो गया हड़प्पा सभ्यता से। पहला कि जो मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बगौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है कि धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व स्रोत पुरातत्व और अच्छा ये धौलावीरा को कब शामिल किया गया था? तो 2021 में शामिल किया गया था। भारतीय पुरातत्व स्रोत का पिता सर जॉन मार्शल को माना जाता है। नहीं, भारतीय पुरातत्व स्रोत का पिता के बारे में अगर पूछा जाए तो वो जाना जाता है अलेक्जेंडर। क्या जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। लास्ट करा डायमेकस सीरिया के राजा अंत्योकस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में नहीं बल्कि बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। अब एक तरफ जैन तीर्थंकर है, दूसरी तरफ उसके प्रतीक चिन्ह है। तो आइए इस वाला को क्वेश्चन को देखें। ऋषभदेव कितने नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो पहले नंबर का, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभदेव सांड। अजीतनाथ दूसरे नंबर के जैन तीर्थंकर थे और इनका हाथी अजीतनाथ समझिए, अजीत हाथी पे बैठते हैं और ऋषभ सांड पे बैठते हैं। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के क्रम के जैन तीर्थंकर हैं और इनका पार्श्व देखिए सर्व आ रहा है माने सांप आ रहा है। महावीर स्वामी 24वें और महावीर माने शेर है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौमतिल। कहाँ थी? कौमतिल थी। ठीक है, और कौशाम्बी का राजधानी वत्स हुआ करता था। कौशाम्बी वत्स। कौमतिल के बारे में तो बता ही दिए। विराटनगर मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और श्रावस्ती किसका था? तो कोसल का श्रावस्ती, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी। मौर्य कला काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक 3 सदस्य वाली समिति द्वारा की जाती थी जो 6 समितियों में विभक्त थी। इसमें जन्म मरण का लेखा जोखा रखना किस समिति का कार्य था? तब वो था तृतीय समिति का। किसका काम था? तो तृतीय समिति का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। विक्रमशिला धर्मपाल। 36 नंबर का प्रश्न देखने चलते हैं। 36 में कह रहा है एक तरफ प्राचीन काल के राजवंश हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। तो बताना है कि बाकाटक के संस्थापक बिंदुशक्ति। बाकाटक के संस्थापक बिंदुशक्ति। चोल का विजयाल है। गढ़वाल का चंद्रदेव। कल्याणी के चालुक्य को तैलप्पू। 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध में हुआ था? तो खोखरों के विरुद्ध में। मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो खोखरों के विरुद्ध। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था। एक चीज और याद रखिए यहाँ पे, एक अलाउद्दीन जो खिलजी था इसी को गुरु शास्त्र के भी नाम से जाना जाता है। गुरु शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। तो ये वाला गलत है।
ये इटली की मुद्राएं थी, ना कि पुर्तगाल के। उन क्षेत्रों में पुर्तगाली मुद्राएं भी प्रचलित थी, जिसको क्रूजेडो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रूजेडो। क्रूजेडो। अब समझिए, मैं इसको याद करवाता हूँ। कहा जाता है कि जब विजयनगर का साम्राज्य चल रहा था, तो उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं चलती थी, जो कि ये इटली की मुद्रा थी। तो कहाँ की मुद्रा थी? इटली का मुद्रा था। लेकिन वहां एक क्रूजेडो क्रूजेडो नाम का भी मुद्रा चलता था, और ये क्रूजेडो नाम का मुद्रा पुर्तगाली था। ठीक है। और दूसरा सही कह रहा है कि तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाला अल सनी पेद्दन कृष्ण राय के दरबार में रहता था। तो ये बात सही है कि तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाला अल्लाह सनी पेद्दन कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहां। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहां। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो विचार करिएगा तो पाइएगा कि यहाँ पे देखिए कि विश्व भारती 1921 में स्थापना हुआ था, और इसके थे नारायण मल्हार जोशी। सॉरी, विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसका विश्व भारती नाम का चीज संस्था स्थापित किया गया था 1921 में। और अगर बात करें हिंदू सभा की, किसकी बात करें? हिंदू महासभा, तो ये हुआ था 1915 में। किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू सभा का स्थापना हुआ था। और सोशल सर्विस लीग की जब बात करेंगे तो 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। तो ये याद रखना है आप लोग को, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। और अगर बात करें विमेंस इंडिया एसोसिएशन, तो ये हुआ था 1917 में। इसमें थे एनी बेसेंट, मार्गरेट थे, और थे डेविड जीना राजदास। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता क्या है? नहीं है। ठीक है। तो अब 42 नंबर में देखिए फिर से सूची को मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए हैदराबाद के कौन थे? तो चिनकलिंज खान थे। कौन थे? चिनकलिंज खान थे। और चिनकलिंज खान दिया जा सकता है, या फिर निजाम उल मुल्क भी दिया जा सकता है। और अवध में सादत खां, शहादत खां और बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। इन्हीं को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। और बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे। कर्नाटक में कौन थे? तो सादुतुल्ला खां थे। कर्नाटक में कौन थे? तो सादुतुल्ला खां थे। हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न, जो कि है 43 नंबर। तो 43 नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलेगा। भक्ति आंदोलन के दौरान बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तब वो कौन थे? तब वो थे ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन के दौरान बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ज्ञानेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, तो वो था रेड ड्रैगन। और वो आया था उससे कौन? तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में जहांगीर के दरबार में। हालांकि लेटर लेके पहुंचा था अकबर का, अकबर के नाम से आया था। 45 नंबर, कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है कि जमींदारी बंदोबस्त योजना सन जॉन शोर द्वारा बनाया गया था। तो सही है कि जमींदारी बंदोबस्त योजना सर जॉन शोर द्वारा बनाया गया था। और जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। तो ये भी बात सही है। जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है। 46 नंबर में क्या होगा
कि भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। तो ये बात भी सही है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे, जिसका कारण था कि मई 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। तो ये दोनों ही कथन सही है और उसका कारण भी सही है कि मई 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सन 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 48 नंबर का देखिए कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। 49 नंबर 1857 की क्रांति से संबंधित है क्वेश्चन। तो देखिए झांसी में जो विद्रोह को दमन किए थे वो थे यूरोज। जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे, और दिल्ली में हडसन थे। दिल्ली में हडसन थे। लखनऊ में कैंपबेल थे। लखनऊ में कौन थे? कैंपबेल। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस तिथि से की थी? तो 12 मार्च 1930 से को 12 मार्च 1930 से। ठीक है। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर में कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित पहली संस्था वेदांत कॉलेज था। नहीं, पहली संस्था आत्मीय सभा थी। कौन सा सभा था? आत्मीय सभा था पहला। और ये आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में। और जहाँ वेदांत कॉलेज की बात किया जा रहा है तो वेदांत कॉलेज 1825 में हुआ था। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ था। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने 1828 में की। बिल्कुल सही। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे। बिल्कुल सही। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दयानंद सरस्वती क्या थे? तो शुद्धि आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक थे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख के लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी क्या है? तो वो सही है। 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कथन और कारण है। तो इसमें देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये बात सही है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था। ये भी सही है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था। तो कथन भी सही है और कथन का जो ओरिजिनल रीजन होगा वो भी सही है। 52 नंबर का देखिए कि गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तब वो किया गया था 1932 ईस्वी के पुणे में। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं ये आप लोग क्या करिए बताइए। पहला कह रहा है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो गलत है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस क्या कह रहे हैं? सही पूछ रहा है। हाँ, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार जिसे आजाद हिंद सरकार तो उल्टा कह दिया गया है एक्चुअली में। देखिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक है आजाद हिंद सरकार और एक है आजाद हिंद
फौज, फौज। तो देखिए आजाद हिंद सरकार का गठन जो हुआ था, आजाद हिंद सरकार का, वो 21 अक्टूबर आजाद हिंद सरकार का स्थापना हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वहीं आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था, रास बिहारी बोस के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना। और हंटर कमेटी 28 मई 1920 को, हंटर कमेटी 28 मई 1920 को। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, HRA की स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, ये साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को, और हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया था 28 मई 1920 को, और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है, तो वो है आर्य समाज से। 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था, तो वो किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो वो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अब देखिए इधर कह रहा है कि सुधारक, सुधारक को कौन निकाले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया को दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया माने इंडिया का वॉइस, दादा भाई नौरोजी। द लीडर मदन मोहन मालवीय। और द पाइनियर जॉर्ज एलन। बताना है कि कौन सा राजधानी है जो बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी, तो वो है राजगृह। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महादेव गोविंद द्वारा बनाई गई थी, तो वो है राजगीर। अगला प्रश्न देखिए कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था, तो वो भेजा था महेंद्र को। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था, तो महेंद्र। हुमायूं के समय बिहार पर किसका नियंत्रण था, तो वो नियंत्रण था अफगान का। हुमायूं के समय किसका नियंत्रण था, तो अफगान का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा दिया गया था, तो वो 1580 में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा दिया गया था 1580 में। किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में कर एकत्र करने का अधिकार दिया, तब वो दिया है बक्सर के युद्ध में। कब दिया, बक्सर के युद्ध में। 66 बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, तो 1908 में। बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र 1908 में। अब 67 का प्रश्न देखते हैं। 67 में क्या कह रहा है कि एक बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब वो किए थे अमर सिंह ने। किन्होंने किया, अमर सिंह ने। और मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया, पर हुए नहीं। एक तरफ शहीद छात्र है और दूसरी तरफ जन्म स्थान है, तो इसको मिलान करिए कि कौन से सही है। तो कह रहा है कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण के थे, तो सही बात है। जगपति कुमार भागलपुर के थे, ये गलत है। जगपति कुमार भागलपुर के नहीं थे, बल्कि
औरंगाबाद के थे। जगपति कुमार कहाँ के थे? औरंगाबाद के, औरंगाबाद के। और राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? तो सारण के थे। राजेंद्र सिंह सारण के। रामानंद सिंह पटना के थे। पहले ये बात समझिए थोड़ा सा, ये जो मैं लिख बोल रहा हूँ तो टोटल 7 लोग थे इसमें, जो कि गोली के शहीद से हुए थे। और ये जो घटना हुआ था 11 अगस्त 1942 को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक दुखद गोली कांड हो गया था पटना सचिवालय में। कहाँ हुआ था? पटना सचिवालय में। और उसमें जो आप देखते हैं हार्डिंग पार्क में जाकर, तो उसमें जो फोटो बनाया गया है, इन्हीं लोगों का फोटो बनाया गया है, उमाकांत का। तो मैं पूरा याद करवा देता हूँ सातों का नाम। उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे? सारण के। जगपति कुमार कहाँ के थे? तो औरंगाबाद के। रामानंद सिन्हा कहाँ के थे? पटना के। राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? तो सारण के थे। ठीक है। और एक नाम याद रखिए, सतीश प्रसाद झा। क्या याद रखिएगा? सतीश प्रसाद झा। ये कहाँ के थे? तो सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे। कहाँ से थे? तो भागलपुर से थे। और एक और याद रखिए, देवी प्रसाद चौधरी। देवी प्रसाद चौधरी। देवी प्रसाद चौधरी कहाँ के थे? तो ये सिलहट के थे, जिसको जमालपुर की तरफ होता है सिलहट, वहां से थे। और राजेंद्र सिंह के बारे में जानते करते हैं सारण। एक और याद रखना है आप लोग को, राम गोविंद सिंह को। राम गोविंद सिंह। और ये कहाँ के थे? तो ये भी पटना के थे। दशरथ इनको नाम से जाना जाता है। देखिए फिर से मैं ये सातों याद करवा देता हूँ नाम। एक उमाकांत प्रसाद सिन्हा याद रखिए, सारण से। उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से। जगपति कुमार औरंगाबाद से। जगपति कुमार कहाँ से थे? तो औरंगाबाद से थे। और राजेंद्र सिंह सारण से। रामानंद सिंह पटना से। पटना से एक और थे, राम गोविंद सिंह। तो रामानंद राम गोविंद, रामानंद राम गोविंद, रामानंद और रामा गोविंद, ये पटना से। देवी प्रसाद चौधरी सिलहट से। सतीश प्रसाद भागलपुर से। सतीश कहाँ से मिलेंगे? भागलपुर से। देवी प्रसाद चौधरी सिलहट से। और जगपति कुमार औरंगाबाद से। उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम खुला वन क्षेत्र है? तो खुला वन क्षेत्र अधिकतम कैमूर में है। और कितना है वन? ये तो 499 स्क्वायर किलोमीटर में खुला वन है, जो कि सबसे ज्यादा कैमूर में है। और अगर कोई पूछे कि मध्यम घना, घना तो होगा लेकिन ये मध्यम घना होगा, तो कहाँ होगा? तो पश्चिमी चंपारण में होगा। और कितना होगा? तो 527 स्क्वायर किलोमीटर मध्यम घना। लेकिन अगर कोई पूछे नहीं हमको बताओ बहुत ज्यादा घना, मध्यम घना छोड़ो, बहुत घना, वो भी पश्चिमी चंपारण में है, और वो है 327 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रख लीजिए, खुला वन 500 में से 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कम, जो कि कैमूर में है। खुला वन कैमूर में 500 किलोमीटर, और 527 किलोमीटर मध्यम घना वन पश्चिमी चंपारण में। और बहुत घना वन 303 किलोमीटर, जो भी पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित खनिजों और जिलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, चूना पत्थर नवादा में नहीं बल्कि रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में। अभ्रक की बात करें तो भागलपुर में नहीं बल्कि नवादा, जमुई और गया में, नवादा, जमुई और गया में पाया जाता है अभ्रक। और वही बात करें क्वार्टजाइट का, तो क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं बल्कि नवादा, जमुई, गया और साथ साथ नवादा, जमुई, गया और साथ साथ मुंगेर में भी क्वार्टजाइट पाया जाता है। और गैलेना बांका में पाया जाता है। 72 का प्रश्न देखेंगे। 72 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्पन्न होती है? तो देखिए, बिहार में जो उत्पन्न होने वाली नदी है वो केवल एक ही है, और वो है बूढ़ी गंडक, इसलिए इसमें बाढ़ ज्यादा नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कोसी नदी का, इसमें जो देख रहे हैं, इसका उद्गम गोसाईनाथ में है। कहाँ है इसका उद्गम? गोसाईनाथ में है। कहाँ है इसका उद्गम? तो गोसाईनाथ में है। गोसाईनाथ में है, और जो कि नेपाल में है। और मिलता गंगा में कहाँ है? तो कुर्सेला में। तो कैसे कोसी और कैसे कुर्सेला में मिलता है। महानंदा की बात करें तो इसका जो उद्गम प्लेस है ना, वो है दार्जिलिंग। कहाँ है? दार्जिलिंग। और गंगा में मिलता है मनिहारी में जाके। कहाँ मिलता है? मनिहारी में मिलता है। और कमला की बात करें तो यह महाभारत रेंज से निकलता है, महाभारत रेंज से कमला निकलता है। और काढ़ा गोला में, कहाँ? काढ़ा गोला में जाके गंगा से मिल जाता है कमला नदी। बात करते हैं बिहार में गौ हत्या पर कानून किस वर्ष
वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? गौ हत्या पर कानून किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? 1955 में। कब? 1955 में। एक बिहार बजट 2025-26 से देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसके अनुसार बताइए कि केंद्र सरकार से बिहार सरकार के अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक होने का अनुमान है? तो ये जो अनुमान है दोस्तों वो है 2414 करोड़ रुपए का। कितना है? 2414 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार से बिहार सरकार को अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में 2024-25 की तुलना में कितना अधिक अनुमान है? 2414। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन को बारे में बताएं। तो इसमें देखिए कोई भी गलत कथन नहीं है, सब सही है कि बिहार सरकार का कुल व्यय 2023-24 में 252,082 करोड़ रुपया था। कितना था? 252,082 करोड़ रुपया। बिहार राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 2023-24 में 193 माने 193,347 था। 193,347 था। और बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर 58,735 करोड़ रुपया था। कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर 58,735 करोड़ रुपया था। ठीक है। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है इसमें बताइए। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए अमरकंटक पहाड़ी विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। नहीं, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सतपुड़ा, सह्याद्री नहीं बल्कि सतपुड़ा पर्वत माला का मिलन बिंदु है। और क्योंकि सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट में होता है, तो कैसे अमरकंटक और पश्चिमी घाट में मिलन होगा? तो अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री नहीं बल्कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु। गलत हो गया। सेचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सेचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का नहीं बल्कि ये पूर्वी घाट का जो कि आंध्र प्रदेश में है उसका है। और राजमहल पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती है। तो ये भी गलत है कि राजमहल पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ही नहीं। वे झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग जो है मैकाले पहाड़ी द्वारा निर्मित है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। कुछ और परियोजना याद रख लीजिए ताकि याद रहेगा। ठीक है। देखिए एक कृष्णा नदी के बारे में याद रखिए। कृष्णा नदी पर जानबे करते हैं कि नागा अर्जुना बांध है। कौन सा बांध है? नागा अर्जुना बांध। एक है सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन सा बांध है? तो वो है भाखड़ा नंगल। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल। और बेतवा नदी पे कौन सा है? तो माता टीला। माता टीला है। माता टीला है। और चंबल नदी के बारे में दो तीन गो है जो याद रखिएगा। एक तो खुद गांधी सागर हो गया, एक खुद गांधी सागर, और दूसरा जवाहर सागर माने गांधी जवाहर, और एक पे राणा प्रताप। राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप। तो चंबल पे गांधी जवाहर राणा प्रताप सागर। एक वो सोन नदी है, तो सोन नदी पर भी याद रख लीजिए बाण सागर है। सोन नदी पे पूरा बाण सागर है। बस ऐसे याद रख लीजिएगा। 78 नंबर का देख लीजिए। गलत कथन चुनिए। कह रहा है कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक ही है। बिल्कुल नहीं। तीस्ता नदी जो सिक्किम से लहोमा झील से निकलती है। तीस्ता कहाँ से निकलता है? लहोमा झील, जो कि कहाँ निकलता है? सिक्किम में। और यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। लेकिन यही बात करें ब्रह्मपुत्र की तो जानते करते हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है। अगर कोई पूछे तीस्ता नदी का सहायक नदी तो बता दीजिएगा रंगीत और रांगपो। रंगीत और रांगपो ये हो गया तीस्ता नदी का सहायक नदी। 79 स्वयं जुताई किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो वो है काली मिट्टी। स्वयं जुताई किस मिट्टी का विशेषता है? तो वो है काली मिट्टी। 80 नंबर का तरफ देखिए कि कौन सा कथन सही है। तो वो कौन सा कथन सही है? पहला किसके बारे में? गेहूं के फसल के बारे में। तो पहला यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। गेहूं की फसल किस कटिबंध का फसल है? तो शीतोष्ण कटिबंध का। और इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश
के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है, तो ये भी बात सही है। इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है? तो लाल सागर की सीमा पर कौन कौन स्थित है? तो सब के सब, मिस्र भी है, सूडान भी है, सऊदी अरब भी है, यमन भी है। तो मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, सब के सब लाल सागर की सीमा पर है। कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो आदिम निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है कि आदिम निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। और दूसरा कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि मुक्त मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे तेज भूकंपीय तरंग है? तो वो है पी तरंग, तेज भूकंपीय तरंग है। और इसी को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। प्राथमिक पी तरंगे तेज गति से चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती भी है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। और पी तरंगे जो है ना, ये गैस, ठोस और द्रव तीनों से होकर गुजरती है। अब 84 नंबर, सही जोड़ा चुनने कह रहा है। तो बताइए सही जोड़ा क्या है? तो केवल एक कि चूना पत्थर अवसादी चट्टाने में होती है। तो बिल्कुल अवसादी चट्टाने के अगर उदाहरण पूछें तो चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया और सेल क्ले हो गया। बलुआ पत्थर और सेल क्ले हो गया। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल क्ले। वही आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान का दो उदाहरण याद रखिए। एक तो हो गया ग्रेनाइट और एक हो गया बेसाल्ट, एक हो गया बेसाल्ट। और अगर कोई पूछे कि बताओ रूपांतरित का, तो रूपांतरित के लिए हो जाएगा नीस, संगमरमर और क्वार्टजाइट। नीस, संगमरमर, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टाने हैं। 85 का देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि सही विकल्प को बताना है आप लोग को। और सही विकल्प बनाने के लिए हो जाएगा ये तीनों दोनों कि हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित था। तो ये बात सही है कि जो हरित क्रांति शुरू में हुआ तो केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित था। लेकिन 1970 के दशक के बाद तकनीकी देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई। यही तकनीक 1970 के बाद तीनों बाद फैल गई। कह रहा हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे, नहीं थे। क्योंकि कौन कौन थे? तो प्रारंभ में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश था और बाद के चरण में गुजरात था, बाद के चरण में गुजरात था, जिसमें तमिलनाडु नहीं आता। 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राहत विशेषताओं पर विचार करें और उपरोक्त राहत भित्ति चित्र को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में सजाएं। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा पूरब से पश्चिम से पूरब कह रहा है, माने इधर से इधर कह रहा है पश्चिमी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सतमाला पहाड़ी, सबसे पहले सतमाला पहाड़ी। और सतमाला पहाड़ी के बाद क्या हो जाएगा कि महादेव पहाड़ी, सतमाला, महादेव और फिर राजमहल और फिर मिश्मी, राजमहल और फिर मिश्मी। ठीक है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है? तो गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है बायोमास को। किसको? बायोमास को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर है। तो सोन नदी के बारे में बात करें जाए तो ये पेरिस में होता है। तो ये सीन नदी है। तो सीन नदी कहाँ? पेरिस में। और डेन्यूब नदी कहाँ? वियना में। नील नदी कहाँ? तो सूडान में। टेम्स नदी कहाँ? तो वो है इंग्लैंड में। तो टेम्स इंग्लैंड, नील सूडान, डेन्यूब वियना, सीन नदी पेरिस। एक नदी याद रख लीजिए, थेम्स नदी। कौन सा? थेम्स नदी। ये भी कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। हाँ, यही टेम्स को ही थेम्स कहा जाता है। एक याद रखिए, राइन नदी। राइन नदी कहाँ है? नीदरलैंड, जिसको रॉटरडैम कह सकते हैं। नीदरलैंड एक देश है जहाँ पे कि एक जगह है रॉटरडैम, वहीं पे तो है रॉटरडैम में राइन नदी। हम लोग देखेंगे 89 नंबर। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन। 90 नंबर का देखिए,
क्या कह रहा है? 90 नंबर में कह रहा है कथन में कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल सही। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इसको संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया गया है। नहीं, ये संसद द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन इस साल के लिए। 91 हम लोग देखेंगे। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। 92 प्रश्न देख लेते हैं। मिलान करने कह रहा है ना, तो चलिए मिलान करते हैं। अड़तीसवां जो कि 1975 में आया था। अड़तीसवां कब आया था संशोधन? 1975 में। और ये किस लिए है? तो ये है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति की परिसीमन के लिए। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन के लिए आया था 38वां संशोधन। और 42वां संशोधन तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1976 में आया था। और ये आया था उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द इससे जोड़ा गया। और 44वां ठीक इसके 2 साल बाद आया 1978 में। और किस लिए आया था? तो ये आया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने के लिए। और 61वां को किया गया था 1988 में। 61वां आया था 1988 में। और ये था मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन नहीं है? तो लोक व्यवस्था और अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। बाकी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जन स्वच्छता का प्रबंध, जन अनुपयोगी सेवाएं, ये सब है। जन स्वच्छता का प्रबंध, जन अनुपयोगी सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है? तो किया गया है ये 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो वो प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में अस्तित्व में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। और ये 6 राज्य कौन कौन है? तो याद रखिए, बिहार, यूपी। कैसे कैसे याद रखिएगा? बिहार, यूपी। और एक याद रखिएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों एक जगह है। तो इस तरीके से। और एक वो कर्नाटक और महाराष्ट्र याद रख लीजिए। तो बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे करके याद रखिए। अब देखिए ये सब पार्टी है और दूसरी तरफ उसके प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें मिलान करिए और मिलान करके बताइए इसके सही आंसर। तेलुगु देशम पार्टी का जो चिन्ह है वो है साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी का साइकिल, टीडीपी का। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उगता सूरज यानी डीएमके। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उगता सूरज। और टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का है कार। तेलंगाना राष्ट्र समिति माने तेलंगाना कार में बैठ के गाना गाते हुए जाइए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और द्रविड़ राहुल द्रविड़ है ना, तो देखिए उगता, जिस वक्त वो आए थे इंडिया क्रिकेट टीम में, बिल्कुल लग रहा था कि हमारे टीम का, क्रिकेट इंडिया टीम का सूरज उग रहा है। और तेलुगु देशम, तेलुगु देखिए, तेलुगु क्या होता है? साइकिल, साइकिल पर रख के तेल लाना है, जाना है, साइकिल पर बैठा के तेल लाने जाना है। और तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस 2 फूल और घास, तृणमूल कांग्रेस, मूल देखिए मूल है, और मूल 2 फूल और घास का मूल आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जब पूजा होता है तो देखते हैं एक दुबी घास लाया जाता है, तो उस घास का आप मूल नहीं जानते, लेकिन पंडित जी जानते हैं। तो ऐसे करके याद रखिएगा कि निम्नलिखित प्राधिकारियों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा? तो जो सबसे ऊपर आएगा वो है राजदूत। कौन आएंगे? राजदूत। 99 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तब वो कहा गया है अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? कुछ प्रमुख उद्योग
और उनकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए मैं इसको सब याद करवा देता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ द्वारा, ये तो सही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के द्वारा यानी सोवियत संघ के द्वारा स्थापना किया गया था। और रौर किला जर्मनी के द्वारा। केला अगर मनी नहीं होगा तो क्या केला खाइएगा, तो रौर किला जर्मनी। और बोकारो, बोकारो याद रखिएगा रूस, बोकारो रूस, ठीक है ना। जितने भी बोकरात होते होते हैं मैंने बोकरात जो बोकराती करते हैं बच्चा लोग, वो बहुत जल्दी रूस भी जाते हैं, मैंने रूस के बोकराती करते हैं। और दुर्गापुर यूके, दुर्गापुर यूके, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन हो गया। अब 101 नंबर की तरफ, निम्न कथनों पर आप लोग को विचार करने करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो देखिए एम एन राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। तो ये बात सही है कि एम एन राय द्वारा ही 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा भी सही है कि जन योजना में क्या हुआ था, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या सही है, तो हाँ जी सही था। दूसरा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था? 91 संविधान संशोधन से। और ये निश्चित कर दिया गया था 15% से अधिक नहीं होने वाला, मतलब कितना भी मिनिस्टर बनाइए केवल 15% ही सीटों का बनाएंगे। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा नीति आयोग में, नहीं पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होगा क्योंकि नीति आयोग जानबे करते हैं कि 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था, ठीक है ना। बाकी कह रहा है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बात सही है। बताना है इसमें से, ये तीनों स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट में, ये तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि इसमें से ये चारों में से कौन जो है ये तीनों के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो मैं पहले बता दूं, स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन के बारे में ही पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कहा गया है। तो स्टैगफ्लेशन से संबंधित पहला पॉइंट देख लें। कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे तब कहलाता है स्टैगफ्लेशन। कब कहलाएगा स्टैगफ्लेशन? कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे तब कहलाता है स्टैगफ्लेशन। और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे, तब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ रहे। मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती, तब भी स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति में दर ऊंचा, आर्थिक समृद्धि की दर नीचे, आर्थिक समृद्धि की दर नीचे और मुद्रास्फीति की दर ऊंचा और बेरोजगारी की दर स्थिर रहे, तब भी स्टैगफ्लेशन। 105 में देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? नजदीक या समीपस्थ मुद्रा सोना और चांदी। नजदीकी या समीपस्थ नियरेस्ट मुद्रा सोना चांदी। दुर्लभ मुद्रा ब्रिटिश पाउंड, दुर्लभ मुद्रा ब्रिटिश पाउंड। हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा, शेयर बाजार में लगी विदेश मुद्राएं, ये गर्म मुद्रा होता है। 106 नंबर की तरफ चलते हैं। 106 नंबर में कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानिए और पहचान के बताइए कि सत्य कथन कौची है। तो सत्य कथन जो होगा वो पहला है कि रेपो दर वह दर है जिसपे आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो दर कौन सा है? तो जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है। दूसरा गलत कह रहा है कि रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए चलिए 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विभेदात्मक ब्याज दर योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताएं। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है? सही है, ठीक है। दोनों ही कथन क्या है? सही है कि यह विभेदात्मक ब्याज दर योजना, ये योजना 1972 में शुरू की गए थे। और इस योजना के तहत क्या होता था कि बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समग्र ऋण को कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग वाले 4% ब्याज दर पर आवंटित करे। अब इसमें देखिए कौन कितने युग में सुमेलित हैं।
ये देखते हैं धन का पहले देखिए प्लानिंग द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, ये B.S. मिन्हास के द्वारा लिखा गया है, B.N.S. मिन्हास के द्वारा, यही वाला गलत है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो B.S. मिन्हास के द्वारा, B.S. मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्कसे के द्वारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्कसे द्वारा। और संतुलित विकास, ये संतुलित नहीं होगा, असंतुलित विकास का सिद्धांत जो होगा हर्समैन 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 सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? हर्समैन सिद्धांत, ठीक है। और धन का निष्कासन एगो सिद्धांत रखिए दादा भाई नेरोजी। तो फिर से देख लीजिए कि असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्समैन सिद्धांत है। प्लानिंग एंड द पुअर B.S. मिन्हास, प्रच्छन्न बेरोजगारी रेगनर नक्से, और धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में बजटीय प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर जनरल वायसराय को जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। किनको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। 110 नंबर का मिलान करने का समिति है, एक तरफ इसका कौन क्या है जो है दांते वाला समिति जो है वो बेरोजगार के अनुमान, दांते वाला समिति जो है क्या है? तो बेरोजगार का अनुमान लगाता है, सही है। दांते वाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाया है। और महालनोबिस सिद्धांत ये राष्ट्रीय आय को देखता है, को आकलन किया था। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। खुसरो समिति जो है कृषि साख के बारे में चर्चा किया था, कृषि साख से संबंधित है, कृषि साख। आब्दी हुसैन समिति लघु उद्योग से लघु उद्योग से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। अब इधर से मैथ रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 121 नंबर से। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो वो होगा मेघालय राज्य में। कहाँ होगा? मेघालय राज्य में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ है कच्छ के गुजरात में। कहाँ हुआ है? कच्छ के गुजरात में। भारत का पहला सोन वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया? तब वो मनाया गया है यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ, यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ। 125 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ है लखनऊ में। कहाँ हो गया? लखनऊ में। अब देखते हैं 126 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि भारत का पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा है? तो वो है आदित्य L1 का। भारत का पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा? भारत का पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा है? तब वो है आदित्य L1, आदित्य L1। तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तब वो की है राष्ट्रीय आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग। तेरे मेरे सपने नामक पहल। एक देखिए आरबीआई की फ्री एआई समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। मैंने आरबीआई का एक फ्री एआई है, उसके संदर्भ में देखिए यह समिति आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई। तो ये बात सही है कि क्या सही है कि आरबीआई की फ्री एआई समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह समिति आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और दूसरा गलत कह रहा है कि समिति में खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। तो ये बात गलत है, सही नहीं है। और ये लास्ट पॉइंट सही है कि समिति में वित्तीय सेवाओं में एआई के वर्तमान उपयोग का मूल्यांकन भी शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत प्रोग्राम कार्यक्रम है।
तो प्रोजेक्ट 39 ए किससे संबंधित है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है इंडस। कौन सा है? इंडस। नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन यानी एसपी किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो ESIC के द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा। अगला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? तो पहला, इसकी अवधि 5 वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है और ये आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकना है। ठीक है। 133, सुभाष और सुपेश संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सही बताइए। तो जो सुभाष AI संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। तो बिल्कुल सही कि जो सुभाष AI है वो संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। और दूसरा भी सही है कि सुपेश एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो एक जटिल कानूनी दस्तावेजों से तथ्य, कानूनी प्रावधान और इस तरह की जानकारी संक्षेपित रूप से प्रदान करता है। ये गलत है कि दोनों उपकरणों का उद्देश्य न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेने का कार्यकरण पूरी तरह से स्वचालित करेगा। नहीं, पूरी तरह से स्वचालित नहीं होगा। हरिमौ शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है जो कि मलेशिया में ही हुआ है। प्रोजेक्ट इनरोड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट इनरोड जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है? तो उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर बागान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.4% रहने का अनुमान है। कितना? 6.4% रहने का अनुमान है। 137 केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसे निम्न में से किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया? तो वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसको वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला प्रश्न देखिए 139 कि नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कह रहा है कि योजना का कुल परिव्यय माने खर्चा 1261 करोड़ रुपया होगा नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए। और दूसरा सही कह रहा है कि 14,500 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं को ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। तो ये पॉइंट भी सही है। तीसरा गलत है कि योजना 2025-26 से नहीं बल्कि इसका टाइम अवधि है 2024-25 से लेकर 2025-26 तक का। इस योजना का कौन सा योजना? नमो ड्रोन दीदी का। और ये पॉइंट सही कर रहा है कि इसका उद्देश्य जो है कि कृषि छिड़काव यानी उर्वरक एवं कीटनाशकों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न 38वें नेशनल गेम ऑफ इंडिया उत्तराखंड में हुआ है। इससे सही विकल्प पूछ रहा है कि कौन से हैं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा कि पहला, यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित हुआ। 38वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहाँ हुआ? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। तो पहला अवसर था कि जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की क्या की? मेजबानी की। और खेलों का मास्कट मोली था। खेलों का मास्कट क्या था? तो मोली था जो हिमालय मोनाल से प्रेरित था। 140 नंबर हो गया। अब 141 नंबर में देखिए बगल में बहुत ज्यादा ठक ठक हो रहा है तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है और क्या बोलूं मैं, शहरों की कंस्ट्रक्शन जानवे करते हैं होता है। रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अरुण सिंघाल ने। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघाल ने लिखा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्न कथनों पर में कौन सही है ये बताने कह रहा है।
तो इसमें पहला कथन सही है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में कि भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176 स्थान पर रहा। तो ये बात सही है कि भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176 स्थानों पर रहा। ठीक है, ये बात सही है। और दूसरा गलत है कि एनसीआई को येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया, ये गलत है। ठीक है, ये बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी द्वारा और biodb.com द्वारा, मैं लिख देता हूं कि बेन गुरियोन द्वारा और इसके बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी द्वारा और साथ साथ biodb.com द्वारा, ठीक है, किया गया। और लास्ट भी सही कह रहा है कि यह सूचकांक जैव विविधता संरक्षण में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। जैव विविधता संरक्षण के देशों में मूल्यांकन करता है। 143 में देखिए क्या कह रहा है कि कौन से कथन सही है ये बताइए, किसके संदर्भ में? तो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेट वाय सैटेलाइट के संदर्भ में, ग्लोबल मोबाइल के बारे में समझिए। तो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट सही कह रहा है कि GMPCS यानी कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेट वाय सैटेलाइट मोबाइल टर्मिनलों द्वारा आवाज और डेटा सेवाएं उपग्रहों के माध्यम से प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जमीनी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। तो ये बात सही है। और GMPCS का नियमन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ये गलत है कि यह वैश्विक रूप से भू आधारित नेटवर्क को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देगी, नहीं, पूरी तरीके से नहीं करेगी, बल्कि विभिन्न देशों में फ्रीक्वेंसी और लाइसेंसिंग सामंजस्य बना रहेगा। 144 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना को 19वीं किस्त कहां से जारी किया? तो भागलपुर से जारी किया। और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र पीएम किसान योजना, वो 2018 में लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2018 में, और ये केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 145 नंबर का। 145 नंबर में कह रहा है, सॉरी अब छोटे छोटे प्रश्न है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन नीतीश कुमार। और बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो वो थीम जो था दोस्तों, वो था उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, तो बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, इनको हाल ही में निधन हो गया। बताना है कि वो किस जिले की थी? तो वो सुपौल जिले की थी। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 1953 में, और सुपौल जिला के हुलास गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुलास गांव में हुआ था, हुलास गांव में। अब देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न 148 नंबर, कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया है। यह पेंशन किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपया कर दिया गया। यह समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको तो बताना चाहिए आप लोग को कि कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो कैमूर में है। वर्ष 2025 में कुल 139 पद पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो वो कितने लोगों की हुई है? तो वो हुआ है दोस्तों 7 लोगों को, 7 लोगों को। जानते करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इस 7 का नाम आप लोग को जरूर याद रखना होगा। तो देखिए, एक को पद्म विभूषण मिला, जो कि ऊपर में शारदा सिन्हा के बारे में पढ़े थे। तो शारदा सिन्हा एक याद रखिए, इनको मिला है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है। और किस क्षेत्र में मिला? तो कला क्षेत्र में। अब 6 को और याद रखना है। 6 में याद रखिएगा, एक को तो मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और एक और याद रखिएगा सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी, सुशील
कुमार मोदी, ये वही सुशील कुमार मोदी हैं जो एक टाइम पे बिहार के उप मुख्यमंत्री और क्या क्या थे, पद्म भूषण मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो इनको पद्म भूषण मिला है मरणोपरांत ही, और ये जनहित के लिए क्षेत्र में जुड़े हुए थे, जनहित क्षेत्र में। तो दूगो तो याद हो गया, शारदा सिन्हा जो कि कला के क्षेत्र से पद्म विभूषण मिला है सबसे बड़ा, और एक तो उनसे थोड़ा सा छोटा पद्म भूषण एक को, सुशील कुमार मोदी को। और 5 लोग को मिला है जो कि पद्मश्री मिला है, जिसमें पहला नाम आता है किशोर कुणाल। क्या नाम आता है? किशोर कुणाल, किशोर कुणाल, के याद रखिएगा, किशोर कुणाल। और दूसरा मिला है भीम सिंह भावेश को, भीम सिंह भावेश को पद्मश्री मिला है, भीम सिंह भावेश को मिला है। और फिर मिला है हेमंत कुमार को, किनको मिला है तीसरा में? हेमंत कुमार को। तो ये सब याद रखिएगा। निर्मला देवी, चौथा मिला है निर्मला देवी को, निर्मला देवी को, एक महिला को भी मिला है। एक मिला है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को, कोई महाराज है, ये याद रखिएगा कि कोई महाराज है, और इस महाराज का नाम है विजय नित्यानंद। क्या नाम है? विजय नित्यानंद, और इनको पद्मश्री मिला है। तो अब जब ये महाराज है तो ये जरूर अध्यात्म के क्षेत्र में इनको मिला होगा, यानी कि विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री मिला है अध्यात्म के क्षेत्र में, और निर्मला देवी को मिला है कला के क्षेत्र में, निर्मला देवी को मिला है कला के क्षेत्र में। और जो सुजनी कला है ना, उसके उसके वस्त्र बनाती हैं, जिसके लिए इनको मिला है। और हेमंत कुमार को किस लिए मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में, हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में। और भीम सिंह भूमेश को सामाजिक कार्य क्षेत्र में। और ये एक पत्रकार हैं, और ये मुसेहर समुदाय के बच्चों से जुड़े हुए थे। और एक मिला है किशोर कुमार, इनको सिविल सेवा के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सिविल सेवा के लिए। तो इतनी बात याद रखिएगा, 150 नंबर प्रश्न है। तो मैं आप लोग को सेट संख्या कितना कवर करवा दिया? 12 नंबर। अब 3 सेट और हुआ है, बचा हुआ है, तो वो तीनों सेट आपको मैं करवा दूंगा, और आपको एग्जाम से ठीक 3 दिन 4 दिन पहले सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।